प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका कक्षा 7 के आज के सामान्य शिक्षण कक्षा में। और सदैव की तरह आप सबसे यह आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, शांत होंगे, प्रसन्न होंगे और इस भयंकर शीत में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, कोविड और ओमिक्रॉन वेरिएंट से अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए निश्चित रूप से आप अपने अध्ययन में भी रत होंगे। तो जैसा कि आप सब मेरे ठीक पीछे शीर्षक देख रहे हैं, पाठ 22, खेलों में खेल, ओलंपिक खेल। तो इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी निहारिका में संकलित इस अंतिम पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि खेलकूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खेलकूद की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, इससे हमें लाभ क्या है और उसके साथ साथ जो खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, संसार का सबसे बड़ा खेल आयोजन कहा जाता है, ओलंपिक खेल, उसके विषय में हम जानेंगे, उसके इतिहास के विषय में जानेंगे, प्रारूप के विषय में जानेंगे और साथ ही इस खेल से जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसके विषय में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि यह आपके हिंदी निहारिका यानी हिंदी 2 पाठ्य पुस्तक में अंतिम पाठ है और इसके साथ ही हिंदी 2 का जो सिलेबस है यानी हिंदी साहित्य का जो आपका पाठ्यक्रम है वह समाप्त हो जाएगा और फिर अगली कक्षा से हम लोग हिंदी 1 यानी व्याकरण खंड का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आप सबको यह भी बता दें कि आपके इन पाठों में 2 या 3 केवल मौखिक प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक पाठ में, तो और इस पाठ में तो एक भी मौखिक प्रश्न नहीं दिया गया है, तो इसके लिए अतिरिक्त मौखिक प्रश्न बनाए गए हैं और उनका भी आप अध्ययन करिएगा। साथ ही पूरे पाठ को, जितने भी पाठ आपके तृतीय सेमेस्टर या एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पाठ्यक्रम में पाठ दिए गए हैं, उन सभी पाठों को आप ध्यान पूर्वक 2 बार 3 बार पढ़िएगा, क्योंकि आपको मौखिक प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, पाठ के भीतर से पूछे जा सकते हैं और उसके अतिरिक्त जो गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं, पद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं, वह तो पूछे ही जाते हैं और उसमें प्रश्न निश्चित रूप से पाठ के भीतर से ही बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक आप प्रत्येक पाठ को कई बार पढ़िएगा, उसे समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। खेलों में खेल, ओलंपिक खेल। हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है? और आपका पहला उत्तर होगा कि हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है और यह उत्तर ठीक उसी प्रकार से हो जाता है जैसे हम आपसे पूछें कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए और आप उत्तर देते हैं कि सर बहुत भयानक परिणाम हुए थे। ठीक, तो इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि खेलों के माध्यम से न केवल हमारे शरीर का विकास होता है, बल्कि खेलों के माध्यम से हम आपसी प्रेम, एकता, बंधुत्व और दूसरे मानवीय गुणों का विकास भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है वह वैचारिक रूप से भी स्वस्थ होता है, उसकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है, वह ऊर्जावान होता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है कि हमारे जीवन में खेलों का समावेश हो, यानी हम अपने जीवन में खेलों को महत्व दें और अपने जीवन में खेल को खेलें भी। जैसे आप सब विद्यार्थी हैं तो आपके लिए विद्यालय में गेम्स पीरियड अलग बनाया गया है, उसके अतिरिक्त आप लोग अपने घर पर भी खेलते होंगे, किसी न किसी खेल में आपकी रुचि होगी। तो इसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी कोविड का एक विषम काल चल रहा है और पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने इस बात को देखा है कि कोविड में सबसे अधिक सहायक क्या हुआ है, तो वो हमारी इम्यूनिटी शक्ति है, यानी जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, हमारी आंतरिक शक्ति है, वह इस रोग से बचने में सबसे अधिक अभी तक सहायक हुई है। और वह हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वह खेलों से, व्यायाम से, कसरत से या किसी भी शारीरिक श्रम से ही हमें अधिक मात्रा में मिलता है। तो खेलों को अपने जीवन में महत्व दीजिए।
खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। जैसा भी हमने कहा कि शरीर अगर आपका स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। और खेलों से आप मनोरंजन करते हैं, यानी जब भी आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो या किसी भी कार्य को करते करते लगातार थक जाते हो, तो आप अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी खेल में प्रवृत्त हो जाते हैं, खेल को खेलने लगते हैं। इससे आपका मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन चूंकि जो भी खेल आप खेलते हैं उन सभी खेलों के कुछ विशेष नियम होते हैं, तो उन नियमों का पालन करने के कारण आप में खेलने के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ अनुशासन का विकास भी होता है। और आप कई खेल ऐसे खेलते हैं जो आप टीम के साथ खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, दूसरे अपने साथियों के साथ खेलते हैं। तो अपने मित्रों के साथ खेलने की वजह से, अपने साथियों के साथ मिलकर खेलने की वजह से एक परस्पर सहयोग की जो भावना होती है, वह भी भावना आपके अंदर जागृत होती है। भाईचारा, एकता, समूह में कार्य करने की क्षमता, इन नेतृत्व गुण, इन सभी गुणों का विकास होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप कैप्टन हैं, तो आपके अंदर स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता का विकास होगा, यानी आप एक अच्छे टीम लीडर आगे चलकर बन सकते हैं। नेतृत्व क्षमता का आपके विकास होता है। और इसी तरह से जो हम लोग अपने व्यक्तिगत खेल खेलते हैं, उसी तरह से ओलंपिक खेल भी हैं। और ओलंपिक खेल से जहां ये सब लाभ तो हमें होता ही है कि हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है, एकता और बंधुत्व का विकास होता है। वहीं दूसरी ओर यह जो खेल होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले चूंकि सबसे बड़े खेल हैं, इसलिए इन खेलों में जो भी खिलाड़ी प्रतिभा करता है वह अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को, अपने भीतर छिपे हुए सामर्थ्य और शक्ति को उजागर करता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों से उसका सामना होता है, इसलिए वह अपना 100% यानी 100% वह अपना प्रयास करने का और अपने क्षमता को प्रदर्शित करने का वह ध्यान रखता है। तो ओलंपिक खेलों से क्या लाभ है? विशेष तौर पे यह हमारी छिपी हुई प्रतिभा को और हमारी शक्ति को उजागर करते हैं। और ओलंपिक खेल चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े खेल आयोजन होते हैं, इसलिए दुनिया के सभी देश एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, खिलाड़ियों का आपस में परिचय बनता है। एक खिलाड़ी जो भारत का है उसका दुनिया के दूसरे किसी रसिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ऐसे दूसरे देश के खिलाड़ियों से उसका संपर्क बढ़ता है और इनके संपर्क के माध्यम से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी निकटता आती है। दो देशों में जहां एक और निकटता आती है, वहीं आपस में उन देशों के बीच सद्भाव की भावना भी विकसित होती है, प्रेम की भावना भी विकसित होती है, एक साथ काम करने की भावना भी विकसित होती है। तो ये ओलंपिक खेलों से मुख्य रूप से लाभ है। अब ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था बहुत पहले। और जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं, उन ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हरक्यूलिस को माना जाता है। आज जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं, इसके जन्मदाता पियरे द कुबर्टीन हैं या बैरन पियरे डी कुबर्टीन हैं। लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं, उस ओलंपिक खेलों के जन्मदाता के रूप में हरक्यूलिस को माना जाता है। और उस समय जब ये खेल आयोजित होते थे यूनान में, तो जैसे कि उस समय परंपरा और संस्कृति थी, रथ दौड़ या फिर दौड़ या ऊंची कूद, लंबी कूद या फिर भाला फेंक या मुक्केबाजी, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। और उन प्रतियोगिताओं में केवल पुरुष उस समय भाग लेते थे। और उस समय भी जब ये आयोजन होते थे तो बड़े भव्य तरीके से इनका प्रारंभ होता था, समापन होता था, आयोजन होता था। और इन खेलों के माध्यम से जो सबसे तेज होता है, सबसे ऊंचा होता है और सबसे ताकतवर होता है, इसका चुनाव किया जाता था। यानी इन खेलों में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करते थे, वो कौन सबसे तेज दौड़ सकता है, कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है या कौन सबसे अधिक
ताकतवर है अपने खेल में, इसका भी प्रदर्शन होता था, इसका भी चुनाव होता था। आगे चल के फ्रांस के एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए बैरन पियरे दी कुबर्तीन या फिर बैरन पियरे डी कुबर्टीन। तो इनका यह मानना था कि शारीरिक विकास के साथ हमारा मानसिक विकास होता है, यानी अगर हम अपने शरीर का विकास करते हैं तो उसके साथ स्वयमेव हमारे मन का, मस्तिष्क का भी विकास हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से 1888 में उन्होंने एक संस्था बनाई एक्विल नाम की, और उस संस्था का उद्देश्य जो था वह फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनके मन में यह विचार था कि फ्रांस के विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके भीतर अगर खेलों के प्रति हम रुचि जागृत करें तो उससे न केवल उनका शरीर स्वस्थ होगा अपितु उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और वह आगे चलकर अपने देश के उन्नति में, विकास में सहयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनकी यह भी एक सोच थी कि इस प्रकार से जब खेल आयोजन किए जाएंगे तो अनेक विद्यालयों के, अनेक नगरों के विद्यार्थी या खिलाड़ी एक स्थान पर इकट्ठा होंगे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से, तो इससे उनके भीतर आपसी संवाद की भावना विकसित होगी, प्रेम, एकता और परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी। और इसी सब उद्देश्य को लेकर उन्होंने बैरन पियरे दी कुबर्तीन ने 1896 ईस्वी में, ध्यान रखिए 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ किया। यानी पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। और क्योंकि एथेंस में ही प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित होते थे तो इसी बात को ध्यान में रखकर, उस ओलंपिक खेलों की महत्ता को ध्यान में रखकर बैरन पियरे दी कुबर्तीन ने उसी एथेंस नगर में पहले ओलंपिक खेल को आयोजित करने का निर्णय लिया था। तो उस समय जो खेल आयोजित हुआ उसमें अलग अलग देशों से खिलाड़ी आए। दौड़, साइकिल दौड़ या लॉन टेनिस या कुश्ती, तैराकी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भार वजन उठाना यानी भारोत्तोलन आदि खेलों को उस समय शामिल किया गया था जो उस समय परंपरा में थे। ओलंपिक खेलों का फिर बाद में नियम बनाया गया कि ये चूंकि दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ है, खेल आयोजन है, इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो तैयारी के लिए या इस आयोजन की भव्यता को ध्यान में रखते हुए इसको प्रत्येक 4 वर्ष पर करने का निर्णय लिया गया। तो ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। और पहले जैसा कि मैंने कहा कि केवल इसमें पुरुष भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाओं के सामर्थ्य को देखते हुए, महिलाओं की सहभागिता को देखते हुए, उनकी उपयोगिता को देखते हुए इसमें अब महिलाएं भी भाग लेती हैं। और इन खेलों के शुभारंभ में ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक यानी दौड़ने वाला वह लेकर चलता है। और जहां भी यह खेल आयोजित होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में कभी अगर नई दिल्ली में आयोजित हो यह खेल, तो उस एथेंस स्थान से धावक ओलंपिक मशाल को लेकर दौड़ते हैं और वह खिलाड़ी आगे चलकर दूसरे किसी खिलाड़ी को वह मशाल थमाता है और फिर वह खिलाड़ी किसी और खिलाड़ी को कुछ दूर दौड़ने के बाद मशाल थमाता है। और इस प्रकार से अंत में यह मशाल जिस स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन होना है, जैसे अगर नई दिल्ली में होना है तो उस स्थान पर पहुंचाई जाती है और उसी मशाल से ओलंपिक ज्योति को फिर जलाया जाता है। तो और वह ओलंपिक ज्योति जो होती है वह ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से लेकर ओलंपिक खेलों के समापन तक जलती ही रहती है। और इन खेलों में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं उसमें जो विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और इससे तो आप भली प्रकार परिचित ही हैं। तो ओलंपिक खेल जो है उनके जो जन्मदाता पियरे द कुबर्तीन हैं, इन्होंने ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को, यानी पेरिस में इस ओलंपिक समिति की एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने ओलंपिक ध्वज भेंट किया। यानी पहली बार इन खेलों का एक जो चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, उसको उन्होंने भेंट किया। और इस जो ध्वज की पृष्ठभूमि है
वह सफेद रंग की है, यानी यह जो ध्वज होता है ओलंपिक का वह सफेद रंग का होता है और इसमें एक दूसरे से गुथे हुए 5 गोले होते हैं और पांचों गोले इस धरती के 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। आपके पुस्तक में भी वह चिन्ह प्रयोग किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। 5 गोले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं और ये पांचों ही गोले आपस में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं और अलग अलग रंगों के। तो इस प्रकार से यह अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग परंपराओं को भी प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद अगले पेज पर हम लोग पढ़ेंगे कि इन ओलंपिक खेलों से वास्तव में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश, जो दूसरे अन्य देश हैं, वह एक दूसरे के निकट आते हैं, नजदीक आते हैं। उनके भीतर से मित्रता की, सद्भावना की एक भाव का विकास होता है और साथ ही इन खेलों के समय जो भेदभाव होता है किसी प्रकार का, वह सब समाप्त हो जाता है। चाहे रंग के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे देश के आधार पे, या अमीर या गरीब, इस किसी भी आधार पे कोई भेदभाव इन खेल आयोजनों में नहीं दिखाई देता है। उस समय सभी लोग एक साथ, एक समान मित्रता और एकता की भावना के साथ रहते हुए इन खेलों में प्रतिभाग करते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय लाभ है कि इन ओलंपिक खेलों से जहां 2 अलग अलग देशों को या अनेक अलग अलग देशों को एक साथ आने का, निकट आने का, नजदीक आने का अवसर मिलता है, वही इन खेलों में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक देश से जाने वाला खिलाड़ी जो इन खेलों में प्रतिभाग करता है वह अपने खेल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव या अंतर वहां होता नहीं, चाहे वह रंग के आधार पे कहिए, काले गोरे का, या जाति के आधार पे कहिए, या धर्म के आधार पे, या देश के आधार पे, या किसी भी दूसरे वैषम्यता के आधार पे किसी प्रकार का कोई अंतर यहाँ नहीं दिखाई देता है। और जैसा अभी मैंने कहा कि न केवल खिलाड़ी नजदीक आते हैं बल्कि 2 अलग अलग देश भी आपस में नजदीक आते हैं। 2 अलग अलग देशों के बीच भी इससे परस्पर एकता का, बंधुत्व का, सहभागिता का, सद्भावना का, मित्रता का विकास होता है। 2004 में यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और 29वें ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग में हुआ, जो कि 2008 में हुआ, क्योंकि 4 वर्ष पर ही ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो 2008 में बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है, वहां इन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2012 में लंदन में हुआ था। लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है, वहां पे इन खेलों का आयोजन हुआ था। और उसके बाद फिर 2016 में इन खेलों का, जो कि आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको समझना चाहिए कि 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील की राजधानी है। और 2021 जो कि पिछला वर्ष था, इस पिछले वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में होना था, लेकिन आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से यह खेल निरस्त कर दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे और फिर वो 2022 में कराने की उनकी योजना है। और अगर कोविड इसी प्रकार से फैलता रहा तो इस वर्ष भी असंभव ही दिखता है इन महाखेलों का आयोजन करना। और प्रस्तावित रूप से 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में फिर होंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स में होंगे, जो कि अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अभी 2022 का प्रारंभ है और 2028 तक कार्यक्रम बन चुका है कि ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे, और संभवतः 2032 के ओलंपिक खेलों का भी निर्णय हो चुका होगा कि वह 2032 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे। और यह इतना आगे इसलिए निर्णय ले लिया जाता है, इतना पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन खेलों के आयोजन में बहुत अधिक समय लगता है,
बहुत अधिक सुविधाएं लगती हैं, बहुत अधिक तैयारियां करनी पड़ती हैं। खिलाड़ियों को भी अपने अभ्यास के लिए, अपने प्रयास के लिए बहुत अधिक समय चाहिए होता है, सुविधाएं चाहिए होती हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए इन खेलों को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि अगले 8 वर्ष बाद कहां पे ये ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। तो यह पाठ इसी के साथ समाप्त होता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इन ओलंपिक खेलों का बहुत अधिक लाभ है। एक तो इससे अलग अलग देश आपस में मित्रता की भावना विकसित करते हैं। खिलाड़ियों के बीच जो अंतर होता है, भेद होता है, वह दूर होता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी खिलाड़ी का विकास होता है, ठीक। और उसके साथ साथ अगर हम किसी दूसरे इन खेलों से प्रेरित होकर और किसी दूसरे खेलों में हम प्रवृत्त होते हैं तो न केवल हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, अपितु हमारा मनोरंजन भी होता है। हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है, हमारे अंदर सहयोग की भावना का विकास होता है और हमारे अंदर अनुशासन की प्रवृत्ति भी आती है। जैसे आप सब समझ सकते हैं कि जब आपका विद्यालय होता है तो आपको एक निर्धारित समय पर विद्यालय में आना होता है, और अभी आप घर पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए 8:45 तक तैयार होकर विद्यालय में पहुंचना, इस बात की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो एक तरह से अनुशासन यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। तो जब आप खेलों में भाग लेते हैं तो खेलों के नियमों का पालन करते हैं और इसकी वजह से उसमें अनुशासन का जो गुण है वो स्वयं ही आपके और हमारे भीतर आ जाता है। तो इस पाठ में मौखिक प्रश्न नहीं दिए गए हैं। अपनी तरफ से हमने 2-3 प्रश्न इस पाठ में रखे हैं और उनको निश्चित रूप से आप याद करिएगा, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त बाकी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी उत्तर विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग सबको कॉपी में निश्चित रूप से लिख लेंगे और जब भी विद्यालय खुलता है तो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा और आपकी कॉपी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। साथ ही एक बार पुनः निवेदन कि सभी पाठों को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। तो इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सानंद रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में हिंदी व्याकरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।